24 अक्टूबर 2018 की रात करीब पौने 12 बजे के आसपास दो शख्स बेंगलुरु में बन्नेरघट्टा रोड पर बने ओरेकल नाम की एक मल्टीनेशनल कंपनी के ऑफिस में पहुंचते हैं। वहां पहुंचकर वो रिसेप्शन पर जाते हैं और कहते हैं कि उन्हें प्रवीण भटेले नाम के एक एम्प्लॉय से मिलना है, जिसके बाद उन्हें वहीं लॉबी में ही इंतजार करने को कहा जाता है। और एक प्यून उस ऑफिस की 7वीं मंजिल पर पहुंचता है जहां तमाम स्टाफ नाइट शिफ्ट में काम कर रहे थे और उन्हीं में से एक था 42 साल का सीनियर मैनेजर प्रवीण भटेले। वो प्यून प्रवीण से कहता है कि आपसे मिलने दो शख्स आए हैं। पहले तो प्रवीण सोच में पड़ जाता है कि आखिर इतनी रात गए उससे मिलने कौन आ सकता है, पर फिर वो सोचता है कि चलो चलकर देखते हैं कि कौन आया है। इसके बाद वो नीचे लॉबी में पहुंचता है जहां वो दोनों शख्स उसका इंतजार कर रहे थे और तब तक रात के 12 बजे से थोड़ा ज़्यादा टाइम हो चुका था और तारीख भी 24 अक्टूबर से बदलकर 25 अक्टूबर हो गई थी। खैर, तरुण जैसे ही लॉबी में पहुंचता है और उसकी आंखें उन दोनों शख्स से टकराती है तो वो उन्हें पहचान नहीं पाता। इतने में उनमें से एक शख्स प्रवीण की तरफ अपना हाथ आगे बढ़ा देता है उससे हाथ मिलाने के लिए। प्रवीण भी अपना हाथ आगे बढ़ाता है और दोनों के हाथ मिलते हैं। हाथ मिलते ही सामने वाला शख्स प्रवीण के हाथों की उंगलियां टटोलने लगता है और थोड़ी देर उंगलियां टटोलने के बाद उसके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आती है और वो प्रवीण से सिर्फ 2 लाइन कहता है, जिसे सुनते ही प्रवीण के माथे पर पसीना आने लगता है। और वो 2 लाइन थी। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है आकाश और आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है कहानी क्राइम के चैनल पर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज की जो कहानी है वो एक ऐसे शातिर कातिल की है जिसने कई सालों तक पुलिस, कानून और कई बड़ी बड़ी एजेंसियों की आंखों में धूल झोंका। यहाँ तक कि उसने अमेरिका की एम्बेसी तक को चकमा दे दिया और उन्हें पता तक नहीं चला। तो पूरी कहानी क्या थी, वो दोनों शख्स कौन थे और उन्होंने प्रवीण से आखिर ऐसा क्या कहा, वो मैं अब आपको सिलसिलेवार तरीके से सुनाता हूँ। बात है 14 फरवरी 2003 की, यानी वैलेंटाइंस डे की। गुजरात के अहमदाबाद में एक जगह है बोपल नाम की। इस बोपल इलाके में भव्य पार्क के पास हीरा पन्ना अपार्टमेंट की 3री मंजिल के फ्लैट नंबर 208 में एक पति पत्नी रहा करते थे। उनमें से जो पति था उसका नाम था तरुण जिनराज और पत्नी का नाम था सजनी। तरुण जो है उसने फिजिकल एजुकेशन से पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखी थी और वो बोपल के ही डीपीएस स्कूल में पीटी का टीचर था और साथ में बास्केटबॉल का कोच भी। और उसकी पत्नी जो है वो अहमदाबाद में ही एक आईसीआईसीआई बैंक में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की पोस्ट पर थी। इन दोनों के अभी सिर्फ 3 महीने पहले ही नई नई शादी हुई थी और इन दोनों की शादी उन दोनों के माँ बाप ने ही मिलकर तय की थी। तरुण का परिवार जो है वो बेसिकली केरल के कोट्टायम का रहने वाला था, लेकिन उसके माँ बाप करुणाकरण जिनराज और अन्नम्मा चाको कई साल पहले ही नौकरी के सिलसिले में केरल को छोड़कर मध्य प्रदेश के मंदसौर में बस गए थे। तरुण के पिता भी मंदसौर के एक स्कूल में पीटी के टीचर थे और उसकी मां मंदसौर के ही एक सरकारी हॉस्पिटल में नर्स का काम करती थी। वहीं दूसरी तरफ सजनी का परिवार भी केरल के वय्यूर का रहने वाला था और काम के सिलसिले में उसके माँ बाप ओके कृष्णन और यामिनी कृष्णन भी केरल छोड़कर गुजरात के अहमदाबाद में बस गए थे। तो अब क्योंकि दोनों का ही परिवार केरल का रहने वाला था, इसलिए साल 2002 में एक बिचौलिए के जरिए दोनों परिवार की मुलाकात कराई जाती है। और क्योंकि तरुण जो है वो काम के सिलसिले में मंदसौर को छोड़कर अहमदाबाद में रहने लगा था और सजनी और उसका परिवार भी अहमदाबाद में ही रहता था, इसलिए कुछ मुलाकातों के बाद ही दोनों परिवार तरुण और सजनी का रिश्ता पक्का कर देते हैं। इसके बाद उसी साल 15 नवंबर 2002 की तारीख को दोनों की शादी कर दी जाती है और शादी के बाद दोनों पति पत्नी अहमदाबाद के बोपल में हीरा पन्ना अपार्टमेंट में रहने लगते हैं। इसके बाद वक्त गुजरता है और करीब 3 महीने बीत जाते हैं और तारीख आती है 14 फरवरी 2003 की, यानी वैलेंटाइंस डे की। 14 फरवरी 2003 की सुबह सुबह करीब 7:30 बजे तरुण चाय वगैरह पीने के बाद सजनी से ये कहकर निकल जाता है कि वो अपने बड़े भैया और भाभी के घर जा रहा है, उन्हें आज रात को डिनर के लिए इनवाइट करने। दरअसल तरुण का बड़ा भाई अरुण जिनराज और उसकी पत्नी रूपकांता जिनराज भी अहमदाबाद के ही सैटेलाइट एरिया में रहा करते थे। तो ये बोलकर कि वो अपने बड़े भाई के घर जा रहा है, वो सुबह सुबह ही फ्लैट से निकल जाता है और इधर सजनी भी बैंक जाने के लिए रेडी होने लगती है। उधर तरुण अपने भाई के घर पहुंचता है और पूरा दिन वहीं बिताता है और जब रात हो जाती है तो तरुण अपने भैया और भाभी के साथ वापस अपने फ्लैट की तरफ निकल जाता है। रास्ते में तरुण वैलेंटाइंस डे पर अपनी पत्नी को तोहफे में देने के लिए एक टेडी बियर और एक केक भी खरीदता है और थोड़ी देर बाद ही रात करीब 9 बजे के आसपास ये तीनों तरुण के फ्लैट पर पहुंच जाते हैं। लेकिन ये तीनों जैसे ही फ्लैट में दाखिल होते हैं तो इनके होश उड़ जाते हैं।
वो देखते हैं कि फ्लैट का सारा सामान इधर उधर बिखरा पड़ा है और जब तरुण अपने बेडरूम में पहुंचता है तो देखता है कि उसकी पत्नी सजनी की लाश बेड पर पड़ी हुई है। सजनी की लाश देखते ही चीख पुकार मच जाती है और थोड़ी देर में ही आस पड़ोसी भी इकट्ठा हो जाते हैं। इसी बीच ये खबर पुलिस को दी जाती है और सजनी के माँ बाप को भी इत्तला कर दिया जाता है। खबर मिलते ही सजनी के माँ बाप भी आनन फानन में बदहवास रात करीब 10 बजे के आसपास सजनी के घर पहुंच जाते हैं और सजनी की लाश देखकर उनकी भी हालत खराब हो जाती है। पूरे घर में मातम पसर जाता है। एक तरफ अपनी बेटी को खोने के गम में सजनी के माँ बाप रोए जा रहे थे और दूसरी तरफ तरुण का भी रो रो कर बुरा हाल था। इतने में पुलिस भी मौका वारदात पर पहुंच जाती है और अपनी तफ्तीश शुरू कर देती है। सजनी के गले में उसी का दुपट्टा लिपटा हुआ था जिसे देखकर लग रहा था कि किसी ने उसी के दुपट्टे से उसका गला घोंटा है। इसके अलावा जिस तरह से घर के सारे सामान बिखरे पड़े थे उसे देखकर पहली नजर में यही लग रहा था कि यह मामला लूटपाट में हुई हत्या का है। खैर, इसके बाद सजनी की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है और लूटपाट और हत्या का मामला दर्ज करने के बाद पुलिस अपनी तहकीकात आगे बढ़ाती है। लेकिन जब पुलिस ने आगे की तहकीकात शुरू की और फ्लैट की अच्छे से तलाशी ली तो पुलिस को थोड़ा डाउट हुआ और वो इसलिए क्योंकि घर से कुछ भी सामान गायब नहीं हुआ था, जबकि अगर यह लूटपाट का मामला होता तो घर के सामान गायब होने चाहिए थे। घर के अंदर कुछ कैश भी बिखरे पड़े थे लेकिन कुछ गायब नहीं था। यहां तक कि सजनी का टूटा हुआ मंगलसूत्र भी सजनी के गले से मिला था, जबकि अगर यह लूटपाट में हुए कत्ल का मामला होता तो लूटने वाला घर का कोई भी कीमती सामान नहीं छोड़ता। इसलिए पुलिस को लगता है कि मामला कुछ और है। इसके बाद जब अगली सुबह यानी 15 फरवरी 2003 को सजनी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो मामला और उलझ गया, क्योंकि पोस्टमार्टम से पता चला कि सजनी की मौत सुबह ही 8 से 10 बजे के बीच हुई है। पुलिस ने जब आसपास के लोगों से पूछताछ की तो किसी ने भी घर में किसी भी अनजान शख्स को ना तो आते हुए देखा और ना ही जाते हुए। पुलिस को लगा कि कोई भी लुटेरा सुबह 8 बजे 200 लोगों की भरी सोसाइटी में बिना किसी की नजरों में आए कैसे फ्लैट में घुस गया। अब पुलिस का शक और गहरा गया और लगा कि जरूर इसमें किसी अपने का ही हाथ है, और पुलिस का जो सबसे पहला शक जाता है वो उसी के पति यानी तरुण जिनराज पर जाता है। इसलिए पुलिस अब तरुण से पूछताछ करने का फैसला करती है। लेकिन तरुण की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी और वो उस वक्त हॉस्पिटल में भर्ती था। दरअसल पिछली रात अपनी पत्नी को खोने के गम में वो बेतहाशा रोए जा रहा था और इस सदमे की वजह से वो बार बार बेहोश भी हो रहा था, जिसकी वजह से उसकी हालत इतनी खराब हो गई थी कि उसे रात में ही हॉस्पिटल में भर्ती करना पड़ा था। तो पुलिस अब तरुण के थोड़ा ठीक होने का इंतजार करने लगी और इस बीच पुलिस ने उस हीरा पन्ना अपार्टमेंट के दूसरे लोगों के बयान भी लिए। तो उस बयान में कई लोगों ने यह बताया कि उन्होंने तरुण को पिछले दिन यानी 14 फरवरी की सुबह सुबह ही घर से जाते हुए देखा था, और कई लोगों ने तरुण को सुबह ही उसके भाई के घर में भी जाते हुए देखा था। इसके अलावा उसके भाई अरुण ने भी बताया कि तरुण सुबह से लेकर शाम तक उसी के घर पर था। इन बयानों के बाद पुलिस को लगा कि शायद उनका तरुण पर शक करना बेबुनियादी है, मगर इसी के बाद कुछ ऐसा होता है कि पुलिस का शक तरुण के ऊपर और बढ़ जाता है। दरअसल होता यह है कि उसी दिन यानी 15 फरवरी 2003 को पोस्टमार्टम के बाद दोपहर 3 बजे के आसपास सजनी की बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए लाया जाता है, और उधर तरुण को भी हॉस्पिटल से अपनी पत्नी को आखिरी बार देखने और उसके अंतिम संस्कार के लिए बुलाया जाता है। और तरुण एक बार फिर सजनी की लाश देखते ही फफक फफक कर रोने लगता है, और तरुण को ऐसा रोता देख कई लोगों को उससे हमदर्दी भी होती है। मगर इसी बीच होता यह है कि एक कुत्ता कुछ सूंघते हुए तरुण के करीब पहुंच जाता है और उस पर 1-2 बार भौंकता भी है, जिसे देखकर तरुण भी थोड़ा सकपका जाता है। दरअसल ये कुत्ता पुलिस का ही एक खोजी कुत्ता था, जिसे कि पुलिस पिछली रात ही इन्वेस्टिगेशन के लिए लाई थी, और उसे घर के सभी सामान और जिस दुपट्टे से सजनी का गला घोंटा गया था वो भी सूंघाया था। उस रात तो वो कुत्ता दुपट्टा सूंघने के बाद कुछ नहीं ढूंढ पाया था, लेकिन सजनी के अंतिम संस्कार में जब तरुण वहां आया तो वो कुत्ता कुछ सूंघते सूंघते तरुण के पास पहुंच गया, और सिर्फ एक बार नहीं बल्कि पूरी भीड़ में 3 बार अलग अलग जगह खड़े होने के बावजूद भी वो तीनों बार तरुण के पास पहुंचकर रुक गया और उस पर भौंकने लगा, और इस चीज ने पुलिस का शक तरुण के ऊपर बढ़ा दिया। इसके बाद पुलिस उस दिन तो तरुण से कुछ सवाल नहीं पूछती, क्योंकि उस दिन सजनी का अंतिम संस्कार था और उसकी हालत भी कुछ सही नहीं थी। इसलिए पुलिस उस दिन तो उसे वापस हॉस्पिटल भेज देती है, लेकिन अगले दिन उसे पुलिस स्टेशन आकर अपना बयान दर्ज करने को कहती है। मगर अगले ही दिन, जिस दिन तरुण को पुलिस स्टेशन आना था यानी 16 फरवरी 2003 को, हॉस्पिटल से खबर आती है कि तरुण हॉस्पिटल से गायब है। ये जानकारी मिलते ही कि तरुण हॉस्पिटल से गायब है, पुलिस का शक यकीन में बदल जाता है और पुलिस तरुण के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज करने के बाद उसकी तलाश शुरू कर देती है। इसके बाद सजनी के माँ बाप भी पुलिस को कुछ और चीजें बताते हैं।
वो बताते हैं कि शादी के बाद से ही तरुण और सजनी के रिश्ते कुछ अच्छे नहीं थे और सजनी जो कमाती थी वो सारा पैसा भी तरुण ले लेता था। इसके अलावा सजनी के माँ बाप तरुण के माँ बाप और उसके भैया भाभी के ऊपर दहेज और डोमेस्टिक वायलेंस का भी केस डाल देते हैं, जिसकी वजह से उन लोगों को कुछ दिन जेल में भी गुजारने पड़ते हैं। पुलिस सजनी की हत्या में मिली भगत के मामले में तरुण के माँ बाप और उसके भैया भाभी से भी सख्ताई से पूछताछ करती है, लेकिन पुलिस को पूछताछ में कुछ नहीं मिलता और ना ही उन लोगों के खिलाफ कोई सबूत मिलता। उधर तरुण की तलाश भी जोरों शोरों से चल रही थी, लेकिन कई दिनों की खोजबीन के बाद भी पुलिस को तरुण का कुछ पता नहीं चलता। तभी पुलिस को एक अहम जानकारी मिलती है। पुलिस को पता चलता है कि तरुण का शादी से पहले एक लड़की के साथ चक्कर चल रहा था, जो कि अहमदाबाद में ही रहती थी और वो उससे शादी करना चाहता था। अब पुलिस उस लड़की तक पहुंचती है तो वो पुलिस को बताती है कि हाँ, वो तरुण के साथ शादी से पहले रिलेशनशिप में थी। इसके अलावा उसने पुलिस को एक और बात बताई। उसने बताया कि 16 फरवरी 2003 को, यानी जिस दिन सजनी का मर्डर हुआ उसके 2 दिन बाद, जिस दिन वो हॉस्पिटल से भागा था, उसके पास तरुण का कॉल आया था और कॉल पर उसने कहा था कि मैंने तुम्हारे और मेरे बीच के रास्ते के पत्थर को हटा दिया है और अब चलो हम दोनों मिलकर शादी कर लेते हैं। लेकिन उसने तरुण से शादी करने के लिए साफ मना कर दिया था और कहा था कि वो एक कातिल से शादी नहीं करेगी और ये आखिरी बातचीत थी जो उन दोनों के बीच हुई थी और इसके बाद उन दोनों के बीच कभी दोबारा बातचीत नहीं हुई। तो पुलिस को तरुण की एक्स गर्लफ्रेंड के बयान और इन्वेस्टिगेशन से तरुण का तो कुछ पता नहीं चला, लेकिन इस मर्डर के पीछे का मोटिव यानी मकसद साफ हो गया कि तरुण ने अपनी गर्लफ्रेंड से शादी करने के लिए ही सजनी का मर्डर किया था। खैर, इसके बाद पुलिस तरुण की तलाश में लगी रही, तमाम कोशिशें भी की, लेकिन तरुण कहीं नहीं मिला। बाद में सजनी के घर वालों ने भी पुलिस के ऊपर प्रेशर बनाया, पुलिस के ऊपर कई आरोप भी लगाए कि पुलिस ने अपना काम सही से नहीं किया। शक होने के बावजूद भी तरुण की हॉस्पिटल में सिक्योरिटी नहीं की। मामला मीडिया में भी आता है, केस हाई प्रोफाइल बन जाता है और पुलिस के ऊपर प्रेशर बनने लगता है। लेकिन इतने प्रेशर के बाद भी कोई फायदा नहीं होता और तरुण की तलाश करते करते 3 साल बीत जाते हैं और साल 2006 आ जाता है, पर वो कहीं नहीं मिलता और धीरे धीरे यह मामला ठंडा पड़ जाता है। लेकिन साल 2006 में यह मामला एक बार फिर तूल पकड़ता है, जब सजनी के माँ बाप साल 2006 में उस वक्त के गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के पास पहुंच जाते हैं और इस मामले में उनकी मदद मांगते हैं, जिसके बाद चीफ मिनिस्टर ऑफिस से मैसेज जाता है कि आप इस केस को सीरियस लें। इसी के बाद तरुण को ढूंढने के लिए अहमदाबाद क्राइम ब्रांच की तरफ से 18 लोगों की एक स्पेशल टीम बनाई जाती है, जिसको कि लीड कर रहे थे उस वक्त के जॉइंट कमिश्नर ऑफ पुलिस AK शर्मा और DCP यानी डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस हिमांशु शुक्ला। अब एक बार फिर तरुण की तलाश जोरों शोरों से शुरू कर दी जाती है। इस दौरान पुलिस सभी संदिग्धों से दोबारा पूछताछ करती है, पर इस बार भी उन्हें कोई क्लू नहीं मिलता। इसके बाद अहमदाबाद पुलिस एक बार फिर तरुण की पुरानी गर्लफ्रेंड से पूछताछ करती है, इस उम्मीद में कि क्या पता तरुण ने उससे दोबारा कांटेक्ट किया हो तो उन्हें कोई सुराग मिल जाएगा, क्योंकि थी तो वो आखिर तरुण की पहली मोहब्बत। तो पता चला कि अब उसकी गर्लफ्रेंड की भी शादी हो चुकी है और वो अभी फिलहाल मुंबई चली गई है और तरुण ने 16 फरवरी 2003 यानी जिस दिन वो हॉस्पिटल से भागा उस दिन के बाद से तरुण ने कभी उसे दोबारा कॉल नहीं किया। खैर, इस नाकाम कोशिश के बाद भी पुलिस लगातार लगी रही, लेकिन स्पेशल टीम बनाने के बावजूद, इतने बड़े बड़े नाम होने के बाद भी कोई फायदा नहीं होता और तरुण का कुछ पता नहीं चलता। तरुण की सूचना देने वाले को बकायदा 1 लाख रुपए का इनाम तक देने की भी घोषणा की जाती है, पर इससे भी कोई बात नहीं बनती। अहमदाबाद क्राइम ब्रांच को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर तरुण को जमीन खा गई या आसमान निकल गया, और करते करते 6 साल और बीत जाते हैं और साल 2012 आ जाता है, पर तरुण की कोई खोज खबर नहीं मिलती। इन बीते हुए सालों में क्राइम ब्रांच ने अपने सारे घोड़े खोल दिए, तरुण के घर वालों और उसके सभी रिश्तेदारों को सर्विलांस पर रखा। तरुण की अलग अलग हुली के साथ न्यूज़पेपर वगैरह में फोटो भी जारी की। तरुण के परिवार वालों, उसके भाई भाभी, माता पिता और उसके दोस्तों का लाई डिटेक्टर टेस्ट तक करवा लिया, लेकिन तमाम चीजें खंगालने के बाद भी कभी कोई सुराग नहीं मिला। धीरे धीरे ये केस सुस्त पड़ गया। बीच बीच में कभी कभार केस की इन्वेस्टिगेशन तेज होती, जब मीडिया हर वैलेंटाइंस डे पर सजनी मर्डर केस पर कोई आर्टिकल लिख देती, पर कुछ दिनों की हलचल के बाद इन्वेस्टिगेशन वापस अपने पुराने ढर्रे पर लौट जाती और पुलिस की तरफ से कोई प्रोग्रेस नहीं मिलती। और जब मर्डर के 9 साल बाद भी तरुण का कुछ पता नहीं चला, तो साल 2012 में केस को बंद कर दिया गया और मामला ठंडे बस्ते में चला गया। इसके बाद 3 साल और बीत जाते हैं और साल 2015 आ जाता है।
साल 2015 में अहमदाबाद क्राइम ब्रांच में बतौर डीसीपी यानी डेप्यूटी कमिश्नर ऑफ पुलिस एक आईपीएस ऑफिसर दीपन भद्रा की पोस्टिंग होती है और तब तक सजनी मर्डर केस को हुए 12 साल बीत चुके थे। डीसीपी भद्रा का यह था कि ये जितने भी अनसॉल्व्ड केसेस होते थे उन्हें सुलझाने में ये बहुत माहिर थे और उन्होंने अभी तक के अपने करियर में कई ऐसे अनसुलझे केस सुलझाए थे। तो जब साल 2015 में डीसीपी भद्रा की पोस्टिंग अहमदाबाद क्राइम ब्रांच में हुई और जब उनकी नज़र में सजनी मर्डर केस आया तो उन्होंने इस केस को सुलझाने की सोची और इस केस को 2015 में एक बार फिर ओपन किया। इसके बाद उन्होंने इस केस को सुलझाने के लिए अपने अंडर 8 काबिल पुलिस वालों की एक टीम बनाई, जिनमें से एक इंस्पेक्टर किरण चौधरी भी थे। अब उन्होंने क्या किया कि तरुण की तलाश छोड़कर उसके घर वालों पर फोकस करना शुरू किया और जितने भी तरुण के परिवार वाले थे, उसके रिश्तेदार या उसके दोस्त थे, उन सभी लोगों के कॉल रिकॉर्ड्स खंगालने शुरू किए और एक एक कर लोगों को छांटते गए और लास्ट में बचे सिर्फ उसके परिवार के मेंबर्स। पुलिस ने तरुण के भाई अरुण जिनराज की अच्छे से इन्वेस्टिगेशन की, पर उन्हें कहीं कुछ ऐसा नहीं मिला कि तरुण उससे कांटेक्ट में था, इसलिए पुलिस ने उसे भी छांट दिया। इसके अलावा उसके पिता करुणाकरण जिनराज की भी 2 साल पहले साल 2013 में ही हार्ट अटैक से मौत हो चुकी थी, तो वो अपने आप ही छट गए और अब ले देकर बची तरुण की माँ अनम्मा चाको। पुलिस को पता चला कि तरुण अपनी माँ के सबसे करीब था, इसलिए पुलिस ने सिर्फ और सिर्फ उसकी माँ पर फोकस करना शुरू किया और अब सारी उम्मीदें उसकी माँ पर टिकी हुई थी कि अगर कोई सुराग मिलेगा तो वो उसकी माँ से ही मिलेगा। पुलिस ने तरुण की मां के सारे कॉल रिकॉर्ड्स खंगाल लिए, मगर उन्हें उन रिकॉर्ड्स में कुछ भी खास नहीं मिला, पर फिर भी पुलिस लगातार लगी रही। ये 8 लोगों की टीम हर महीने एक मीटिंग करती, चाहे केस में कोई प्रोग्रेस हुआ हो या नहीं, और ऐसा करते करते 3 साल और बीत गए और साल 2018 आ गया, मगर उन्हें कोई कामयाबी नहीं मिली और पुलिस अभी भी अंधेरे में थी। तो जब दोबारा केस ओपन होने के बाद भी 3 साल और बीत गए और उन्हें कोई सुराग नहीं मिला, तो अब उन्हें लगा कि सिर्फ इससे काम नहीं चलने वाला और इसी के बाद उन्होंने एक प्लान तैयार किया और उस प्लान के तहत टीम के 2 सब इंस्पेक्टर सादी वर्दी में अपनी पहचान छिपाकर मंदसौर मध्य प्रदेश में तरुण की मां के घर पहुंच गए। वहां जाकर वो तरुण की मां अनम्मा से कहते हैं कि वो एक बिजनेसमैन है और उन्हें किराए पर एक कमरा चाहिए, तो अगर उनके पास कोई कमरा खाली है तो वो उन्हें किराए पर दे सकती है। तरुण की मां जो है वो एक 2 मंजिला घर में अकेली रहा करती थी, क्योंकि उसके पति की पहले ही मौत हो चुकी थी और बड़ा बेटा अरुण अपनी पत्नी और बच्चों के साथ अहमदाबाद में रहता था, जिसकी वजह से उनके घर का ऊपर वाला कमरा अक्सर खाली ही रहता था। इसलिए उन्होंने उन दोनों को ऊपर वाला कमरा किराए पर रहने के लिए दे दिया, जैसा कि वो दोनों पुलिस वाले चाहते थे। असल में वो पुलिस वाले पूरी छानबीन करके आए थे और उन्हें पता था कि अनम्मा के घर का ऊपर वाला कमरा खाली है और वो कमरा उन्हें किराए पर जरूर देंगी, क्योंकि हॉस्पिटल से रिटायर होने के बाद अब उनके पास कमाई का कोई जरिया नहीं था और कमरा किराए पर देने से उनकी थोड़ी बहुत इनकम हो जाती। तो अब प्लान के तहत वो दोनों पुलिस वाले अपनी पहचान छुपाकर खुफिया तरीके से तरुण की मां के करीब रहने लगे और उससे जान पहचान बढ़ाने लगे। उनका प्लान था कि वो अनम्मा की हर गतिविधि पर नजर रखेंगे कि कौन उनसे मिलने आता है, वो किससे मिलने जाती है, और क्योंकि तरुण अपनी मां के ही सबसे करीब था तो उन्हें पूरा यकीन था कि तरुण कभी ना कभी उनसे मिलने जरूर आएगा या उनसे जरूर कांटेक्ट करेगा। उन्हें पता था कि तरुण या उसकी मां कभी ना कभी कोई ना कोई गलती तो जरूर करेंगी, क्योंकि कोई चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो कोई ना कोई गलती जरूर करता है। और अब वो वहां रहकर इसी गलती के होने का इंतजार करने लगे। इसी बीच एक दिन वो अनम्मा से मिलने के बहाने उनके कमरे में गए तो देखा कि उन्होंने अपने घर में अपने दोनों बेटों की तस्वीरें लगा रखी थी। वैसे तो उन्हें सब कुछ पता था कि ये दोनों कौन है, पर फिर भी वो अनजान बनकर उनसे पूछते हैं कि ये दोनों कौन है। तो अनम्मा ने बताया कि ये दोनों उसके बेटे हैं। बड़ा बेटा अरुण अहमदाबाद में रहता है, पर उनका छोटा बेटा तरुण अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनते ही वो दोनों पुलिस वाले चौंक उठे कि ये कैसे हो सकता है, और उन्हें अनम्मा की बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ। उन्हें लगता है कि हो सकता है कि अनम्मा अपने बेटे की पहचान छुपाने के लिए ये सब कर रही हो, इसलिए अब उनका टास्क ये था कि वो सबसे पहले ये पता करे कि कहीं तरुण सच में तो नहीं मर गया। इसके लिए उन्होंने क्या किया कि अब अनम्मा के जितने भी आस पड़ोसी थे उनसे जान पहचान बढ़ानी शुरू कर दी, और कई दिनों की जद्दोजहद के बाद आखिरकार उन्हें एक ऐसी जानकारी मिली जिससे यह साबित हो गया कि तरुण जिंदा है, और ये अनम्मा की पहली गलती थी जिसका कि वो कई दिनों से इंतजार कर रहे थे। दरअसल उन्हें अनम्मा की एक ऐसी पड़ोसन मिली जो कि पिछले 15 सालों से अनम्मा को जानती थी, और इन 15 सालों के विश्वास के बाद ही एक दिन अनम्मा ने उन्हें बताया कि उनका एक बेटा अहमदाबाद में रहता है और दूसरा बेटा कहीं साउथ की तरफ रहता है। ये जानकारी मिलते ही पुलिस को अब कंफर्म हो गया कि तरुण जिंदा है
और कहीं साउथ इंडिया में रहता है। इसके अलावा उस पड़ोसन ने उन पुलिस वालों को बाद में ये भी बताया कि अनम्मा का बेंगलुरु की 2 फैमिली से कांटेक्ट भी है और अक्सर उनका केरल और बेंगलुरु आना जाना लगा रहता है। ये पता चलते ही पुलिस की आंखें चमकने लगी और अब पुलिस ने ये पता करना शुरू किया कि वो जो 2 फैमिली है वो कौन है। और जब उन्होंने अनम्मा के सारे कॉल रिकॉर्ड्स खंगाले तो पता चला कि साउथ की जिन 2 फैमिली से अनम्मा कांटेक्ट में थी उनमें से एक बुजुर्ग महिला थी जो कि केरल के कोट्टायम की रहने वाली थी, जिससे कि एर्नाकुलम के डिवाइन रिट्रीट सेंटर में उनकी दोस्ती हुई थी। और जो दूसरी फैमिली थी वो एक निशा मेनन नाम की शादीशुदा औरत थी जो कि बेंगलुरु में अपने पति और 2 बच्चों के साथ रहती थी। और जब पुलिस ने निशा के बारे में और पता करना शुरू किया तो जो जानकारी मिली उससे पता चला कि निशा जो है वो अनम्मा के भतीजे की बेटी है। पुलिस ने दोनों फैमिली की अच्छे से छानबीन की लेकिन उन्हें कुछ ऐसा नहीं मिला जिससे उन पर कोई शक किया जा सके। तो जब उन्हें केरल और बेंगलुरु से भी कुछ नहीं मिला तो अब उन्होंने एक बार फिर अनम्मा के कॉल को सर्विलांस करना शुरू कर दिया और उनकी हर आने जाने वाली कॉल्स पर नजर रखनी शुरू कर दी। और अब वो तरुण की तरफ से किसी गलती के होने का इंतजार करने लगे। इसके बाद कुछ महीने और बीत गए और अगस्त 2018 आ गया और इस दौरान पुलिस की साइबर सेल तरुण की मां के फोन की लगातार सर्विलांस करती रही। उनके मोबाइल पर आने जाने वाले नए पुराने कॉल्स को मिलाकर 1 लाख से भी ज्यादा नंबरों की जांच पड़ताल की पर उन्हें कुछ नहीं मिला। तरुण की मां ने इस दौरान कई लोगों से बात की जो साउथ की 2 फैमिली थी, उनसे भी कई बारी बात की। पुलिस उस बातचीत को चुपचाप सुनती भी पर पुलिस को कुछ ऐसा नहीं मिला जिससे कोई क्लू मिल सके, पर फिर भी पुलिस लगातार लगी रही। तभी एक रात होता ही है कि अनम्मा के मोबाइल पर आधी रात के एक लैंडलाइन नंबर फ्लैश होता है और ये नंबर बेंगलुरु का था और ये पहली बार था जब उनके मोबाइल पर बेंगलुरु के एक लैंडलाइन नंबर से कॉल आया था। और ये नंबर ना तो निशा का था और ना ही उस औरत का जिससे कि अनम्मा डिवाइन रिट्रीट सेंटर में मिली थी। इसके बाद जब पुलिस ने उस लैंडलाइन नंबर को ट्रैक किया तो पता चला कि यह नंबर बेंगलुरु की ओरेकल कंपनी का है। अब पुलिस हैरान कि तरुण की मां को ओरेकल जैसी कंपनी से क्या काम और उन्हें उस कंपनी से आधी रात गए फोन क्यों आया। किसी पर्सनल नंबर से आधी रात को कॉल आए तो भी ठीक है, पर एक कंपनी के लैंडलाइन नंबर से कॉल आना और वो भी इतनी रात गए, ये चीज पुलिस को हजम नहीं हुई। पुलिस ने सारे लिंक जोड़ लिए लेकिन ओरेकल कंपनी का लिंक कहीं नहीं जुड़ा। फिर अचानक से पुलिस को लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि तरुण उसी कंपनी में काम करता हो और उसी ने अपनी मां को कॉल किया हो। हालांकि जब पुलिस ने उस बातचीत को सुना तो उसमें कभी भी कॉल करने वाले शख्स ने अनम्मा को मां कहकर नहीं पुकारा था, लेकिन फिर भी पुलिस ने उस नंबर को 0 इन किया और उसे टटोलने की सोची। इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए अब अहमदाबाद पुलिस ने बेंगलुरु पुलिस से कांटेक्ट किया और उनके जरिए ओरेकल कंपनी में काम करने वाले सभी मुलाजिमों की लिस्ट मंगवाई, इस उम्मीद में कि तरुण उसी कंपनी में काम करता हो। लेकिन जब उस कंपनी में काम करने वाले एम्प्लॉयज की लिस्ट आई तो पुलिस एक बार फिर निराश हो गई, क्योंकि उस लिस्ट में कहीं भी तरुण जिनराज का नाम नहीं था, मगर उसमें एक ऐसा नाम था जिसे देखकर पुलिस के कान खड़े हो गए और वो नाम था प्रवीण भटेले। पुलिस को लगता है कि उन्होंने ये नाम कहीं सुन रखा है और जब वो अपने दिमाग पर जोर डालते हैं तो अचानक से उन्हें एक बात याद आती है। दरअसल पुलिस को याद आता है कि बेंगलुरु में जिस निशा मेनन नाम की शादीशुदा औरत से अनम्मा की बात होती थी उसी के पति का नाम प्रवीण भटेले है। पुलिस ने उस वक्त उसकी पूरी कुंडली भी खंगाली थी, लेकिन सिर्फ उसके नाम के अलावा पुलिस को उसके बारे में कुछ भी नहीं मिला था। ना तो उसका कोई सोशल मीडिया अकाउंट मिला था और ना ही उसकी कोई फोटो। पुलिस ने उस वक्त तो इस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया था, लेकिन अब जब ओरेकल कंपनी के एम्प्लॉयज की लिस्ट में प्रवीण भटेले का नाम आया तो पुलिस को लगा कि कहीं प्रवीण नहीं तो आधी रात गए अनम्मा को कॉल नहीं किया था और कहीं ऐसा तो नहीं कि प्रवीण ही तरुण है। इसी के बाद अब पुलिस ने प्रवीण भटेले को 0 इन किया और इस बात को पुख्ता करने के लिए कि प्रवीण ही तरुण है या नहीं, अहमदाबाद क्राइम ब्रांच बेंगलुरु जाने का फैसला करती है। लेकिन पुलिस के मन में अभी भी एक शंका थी और वो ये था कि सजनी का मर्डर हुए करीब 15 साल से भी ज्यादा का वक्त बीत चुका है और इतने सालों में तरुण का हुलिया काफी बदल चुका होगा। अगर उन्होंने प्रवीण भटेले को ढूंढ भी लिया और अगर एक बार को उसकी शक्ल तरुण जिनरा से 100% मैच नहीं हुई, तब यह पता करने के लिए कि वही तरुण है या नहीं वो और क्या कर सकते हैं। तभी अचानक से पुलिस को याद आता है कि सजनी के घर वालों ने पुलिस को बताया था कि तरुण के सीधे हाथ की जो रिंग फिंगर है यानी छोटी उंगली के बगल वाली उंगली वो टूटी हुई है और वो उंगली उसकी बास्केटबॉल खेलने के दौरान टूटी थी। पुलिस सोचती है कि अगर वो प्रवीण से हाथ मिला ले तो ये पक्का हो जाएगा कि वही तरुण है या नहीं। इसी के बाद 24 अक्टूबर 2018 की रात को अहमदाबाद क्राइम ब्रांच बेंगलुरु पुलिस के साथ ओरेकल के ऑफिस में पहुंचती है
और इंस्पेक्टर किरण चौधरी अपने एक और साथी पुलिस के साथ प्रवीण से मिलने के लिए सादी वर्दी में अंदर जाते हैं, जिसके बाद वही सब होता है जो कि मैंने आपको कहानी की शुरुआत में बताया था। प्रवीण भटेले को नीचे बुलाया जाता है और नीचे आने के बाद वो इंस्पेक्टर किरण चौधरी ही थे जो उससे हाथ मिलाते हैं, और वो जो उसकी उंगलियां टटोलते हैं वो यही पता करने के लिए टटोलते हैं कि उसके सीधे हाथ की रिंग फिंगर टूटी हुई है या नहीं। और जब प्रवीण भटेले की उंगली टूटी हुई मिलती है तब वो हल्का सा मुस्कुराते हैं, क्योंकि अब ये पक्का हो गया था कि वही तरुण जिनराज है। और इसी के बाद वो उससे 2 लाइन कहते हैं, हेलो मिस्टर तरुण, खेल खत्म, चलो अब वापस चलते हैं। जिसे सुनने के बाद तरुण के माथे पर पसीना आने लगता है, क्योंकि यह नाम उसने 15 सालों के बाद सुना था। इन 15 सालों में उसे कभी किसी ने तरुण कहकर नहीं पुकारा था, और इन 15 सालों में उसकी पहचान सिर्फ और सिर्फ एक ही थी, जो कि थी प्रवीण भटेले। खैर, अपना असली नाम पुलिस के मुंह से सुनने के बाद तरुण समझ गया कि अब उसकी पोल खुल चुकी है, इसलिए वो भी बिना कुछ विरोध जताए और बिना कुछ बोले ही पुलिस के साथ चुपचाप चल दिया। बाहर बेंगलुरु पुलिस की गाड़ी खड़ी थी जिसमें उसे बिठाया गया, और इसके बाद कागजी कार्रवाई करने के बाद अहमदाबाद क्राइम ब्रांच उसे उसी दिन यानी 25 अक्टूबर 2018 को बेंगलुरु से गिरफ्तार करके वापस अहमदाबाद ले आई। उसके गिरफ्तार होने से वापस अहमदाबाद लाने के बीच वो पूरे रास्ते में चुप ही रहा, मगर सिर्फ एक सवाल पूछता रहा कि पुलिस ने आखिर इतने सालों बाद उसे ढूंढा कैसे और किसने उसे धोखा दिया। तो 15 साल बाद ही सही, आखिरकार तरुण अब पुलिस के कब्जे में था, और अब जब उससे पूछताछ शुरू होती है तब जाकर वो पूरी कहानी सुनाता है। और इस कहानी की शुरुआत होती है तरुण की शादी से लगभग 4 साल पहले, यानी साल 1998 से। साल 1998 में तरुण अहमदाबाद में मेमनगर के जेजी कॉलेज में फिजिकल एजुकेशन का लेक्चरर था और बास्केटबॉल का कोच भी। उसी दौरान एक बास्केटबॉल टूर्नामेंट में उसकी मुलाकात एक पारसी लड़की से होती है जो कि उसी की टीम में शामिल हुई थी। ये लड़की एक आरजे थी और अहमदाबाद में ही रहती थी। दोनों के बीच जल्दी ही अच्छी खासी दोस्ती हो जाती है, और ये दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाती है। वो दोनों चोरी छुपे अपने माँ बाप को बताए बिना ही इस रिश्ते को बनाकर रखते हैं, और उन दोनों के बीच ये रिश्ता करीब 4 सालों तक चलता है। लेकिन इसी बीच साल 2002 में तरुण की मां अन्नम्मा को तरुण के रिश्ते के बारे में पता चल जाता है, और क्योंकि तरुण की गर्लफ्रेंड पारसी कम्युनिटी से थी, दूसरे धर्म और दूसरी जाति की थी, इसलिए वो इस रिश्ते से आपत्ति जताती है। इसी के बाद दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, हालांकि मन ही मन वो दोनों एक दूसरे को अभी भी चाहते थे। खैर, इसी बीच तरुण के लिए सजनी कृष्णन का रिश्ता आ जाता है, और क्योंकि दोनों का ही परिवार केरल का ही रहने वाला था, इसलिए दोनों के माँ बाप दोनों का रिश्ता तय कर देते हैं। शादी तय होने के बाद तरुण एक बार फिर अपनी गर्लफ्रेंड को कॉल करता है और उसे अपनी शादी के बारे में बताता है, तो उसकी गर्लफ्रेंड कहती है कि उसकी भी 1-2 महीने में शादी होने वाली है। ये बात सुनकर तरुण भी अपने आप को समझा लेता है कि शायद यही उसकी किस्मत में लिखा है, और फिर उसी साल 15 नवंबर 2002 को दोनों की शादी कर दी जाती है। लेकिन शादी के बाद तरुण अपनी पत्नी के साथ उस तरह से नहीं रहता था जिस तरह से एक पति पत्नी को रहना चाहिए, यहाँ तक कि वो अपनी पत्नी के साथ शारीरिक संबंध भी नहीं बनाता। खैर, शादी के कुछ हफ्तों बाद ही वो एक बार फिर अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन करता है, तो उसे पता चलता है कि उसकी गर्लफ्रेंड की शादी कैंसिल हो गई है, और ये सुनते ही उसके मन में लड्डू फूटने लगता है, और वो सोचता है कि शायद वो एक बार फिर उसे पा सकता है। उधर इसी बीच तरुण और सजनी के घर वालों के बीच भी किसी बात को लेकर बहस हो जाती है, और ये बहस अगले कई दिनों तक जारी रहती है। तरुण को लगता है कि यही मौका है अपने पुराने रिश्ते को एक बार फिर पाने का, और शायद इस बार उसकी माँ इस रिश्ते को अपना लेगी, क्योंकि अब उसके और सजनी के दोनों परिवारों के बीच अनबन शुरू हो गई थी। इसी के बाद तरुण सजनी से बात करता है कि वो दोनों अपनी सहमति से कोर्ट में तलाक की अर्जी लगा देते हैं और एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, मगर सजनी इस बात के लिए साफ इनकार कर देती है। सजनी के मना करने के बाद वो सजनी से अलग होने के दूसरे रास्ते ढूंढने लगता है, क्योंकि वो किसी भी तरह वापस अपनी गर्लफ्रेंड को पाना चाहता था। मगर जब उसे कोई रास्ता नहीं मिलता तो अंत में वो सजनी को ही रास्ते से हटाने का प्लान बनाता है, और इस चीज के लिए वो तारीख चुनता है 14 फरवरी 2003 की, यानी वैलेंटाइंस डे की। इस दिन आमतौर पर लोग अपने चाहने वालों को अलग अलग तरह के तोहफे देते हैं, लेकिन तरुण उस दिन अपनी पत्नी को तोहफे में मौत देने वाला था, और अपनी गर्लफ्रेंड को तोहफे में अपनी पत्नी की लाश। 14 फरवरी से एक दिन पहले वो एक और काम करता है। वो अपनी पत्नी सजनी के साथ पहली बार संबंध भी बनाता है, ताकि बाद में उसके कत्ल के बाद ऐसा ना लगे कि दोनों के बीच रिश्ते अच्छे नहीं थे। खैर, इसके बाद 14 फरवरी 2003 की तारीख आती है,
और उस दिन वो सुबह सुबह 7:30 बजे ही चाय वगैरह पीकर ये कहकर निकल जाता है कि वो अपने भाई के घर जा रहा है उसे डिनर के लिए इनवाइट करने। और जब इधर सजनी भी अपने बैंक जाने की तैयारी करने लगी, तभी करीब आधे घंटे बाद ही 8 बजे के आसपास तरुण एक बार फिर वापस घर आता है और मौका पाकर पीछे से सजनी के दुपट्टे से उसका गला घोंटकर उसकी जान ले लेता है। सजनी का कत्ल करने के बाद वो उसकी लाश को बिस्तर पर रख देता है और इसके बाद वो घर का सारा सामान इधर उधर बिखेर देता है ताकि ये मामला लूटपाट और हत्या का लगे, और फिर तुरंत सबकी नज़र से बचकर हीरा पन्ना अपार्टमेंट से निकल जाता है। इसके बाद वो अपने बड़े भाई के घर पहुंचता है और पूरा दिन वहीं बिताता है और रात को अपने भाई और भाभी के साथ वापस अपने घर की तरफ निकल जाता है। यहाँ तक कि वो रास्ते में अपनी मरी हुई पत्नी के लिए तोहफे में एक टेडी बियर और एक केक भी खरीदता है ताकि किसी को कोई शक ना हो। फिर वो अपने फ्लैट पर पहुंचता है और सजनी की लाश देखकर रोने पीटने का बहाना शुरू कर देता है। इस दौरान वो ऐसे घड़ियाली आंसू बहाता है जैसे कि वो नामालूम सजनी से कितना प्यार करता हो, और बीच बीच में बेहोश होने की एक्टिंग भी करता है और इसी वजह से उसे हॉस्पिटल में भी भर्ती करा दिया जाता है। तो अब तक तरुण का प्लान बिल्कुल उसी के तरीके से चल रहा था और आस पड़ोसी भी उसी के साथ थे। लेकिन जब अगले दिन यानी 15 फरवरी 2003 को सजनी के अंतिम संस्कार में उसे आखिरी बार देखने के लिए बुलाया गया, तो पुलिस के खोजी कुत्ते ने उसका खेल बिगाड़ दिया और पुलिस का शक तरुण के ऊपर गहरा गया। तरुण ने उस दौरान उस कुत्ते से बचने के लिए भीड़ में अलग अलग जगह खड़े होने का तरीका भी अपनाया, लेकिन हर बार कुत्ते ने उसे ढूंढ लिया, जिसके बाद पुलिस ने अगले दिन उसका बयान लेने के लिए उसे पुलिस स्टेशन में बुला लिया। तरुण को पता था कि वो फंस चुका है और पुलिस उससे उगलवा ही लेगी कि क्या मामला है, इसलिए उस दिन वहां से वापस हॉस्पिटल जाने के बाद वो एक वकील से भी मिलता है और उससे कानूनी राय मांगता है। तो वो वकील उसे सरेंडर करने को कहता है, लेकिन तरुण उसकी बात नहीं मानता क्योंकि उसे पता था कि वो इस केस में लंबा अंदर जाएगा। इसलिए वो इसके अगले ही दिन यानी 16 फरवरी 2003 को हॉस्पिटल से भाग जाता है। हॉस्पिटल से भागने के बाद वो सबसे पहले एक एटीएम में जाता है और वहां से अपने और सजनी के बैंक अकाउंट से जितने भी पैसे थे वो निकाल लेता है और उन पैसों के साथ अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर वो स्टेशन के पास ही एक नाई की दुकान में जाकर अपने बाल और अपनी मूछें उड़वा देता है ताकि उसे कोई पहचान न सके। इसके बाद वो अहमदाबाद से ट्रेन पकड़कर सूरत पहुंच जाता है। सूरत पहुंचकर वो वहां से अपनी गर्लफ्रेंड को फ़ोन करता है और कहता है कि मेरे पास तुम्हारे लिए वैलेंटाइंस डे का एक तोहफा है। और जब उसकी गर्लफ्रेंड उससे पूछती है कि क्या, तो वो कहता है कि मैंने हम दोनों के बीच के पत्थर को हमेशा के लिए हटा दिया है और उससे शादी की पेशकश करता है। लेकिन यह बात सुनते ही तरुण की गर्लफ्रेंड उससे शादी करने के लिए साफ मना कर देती है और कहती है कि वो एक कातिल से शादी कभी नहीं करेगी और उससे उसी वक्त अपने सारे रिश्ते खत्म कर देती है। तो मतलब कि अब तरुण ना तो इधर का रहा और ना ही उधर का। उसने जिसका मर्डर किया वो उसे पहले ही खो चुका था और जिसको पाने के लिए ये मर्डर किया उसने भी उसके साथ रहने के लिए मना कर दिया क्योंकि वो एक कातिल के साथ अपनी पूरी जिंदगी नहीं बिता सकती थी। तो अब जब उसकी गर्लफ्रेंड ने उससे शादी करने के लिए मना कर दिया तो इसके बाद वो उसी वक्त सूरत से पहली ट्रेन पकड़कर बेंगलुरु आ जाता है और स्टेशन के पास ही एक गेस्ट हाउस लेकर अगले 2 दिनों तक वो वहीं रहता है। इन 2 दिनों में वो यही सोचता रहा कि अब आगे क्या किया जाए, और काफ़ी सोच विचार करने के बाद वो अपनी ज़िंदगी को वापस नए सिरे से शुरू करने का फैसला करता है और इसके लिए वो सबसे पहले एक नौकरी की तलाश शुरू कर देता है। तभी एक अखबार के जरिए उसे पता चलता है कि दिल्ली के कॉल सेंटर में टेलीकॉलर की भर्ती चल रही है, जिसको देखने के बाद अब वो दिल्ली जाने का फैसला करता है। मगर इससे पहले कि वो दिल्ली जाए वो खुद को एक नई पहचान देता है क्योंकि उसे पता था कि पुलिस उसे ढूंढ रही होगी और अगर वो अपनी असली पहचान से कहीं नौकरी करता है तो पुलिस तुरंत उस तक पहुंच जाएगी, और इसके लिए वो अपने एक पुराने साथी प्रवीण भटेले की पहचान चुराने का फैसला करता है। प्रवीण भटेले जो है वो तरुण का कॉलेज के दिनों का एक दोस्त था और उससे उसकी मुलाकात मध्य प्रदेश के ग्वालियर के एक कॉलेज में हुई थी जब वो उस कॉलेज में फिजिकल एजुकेशन में बैचलर की डिग्री कर रहा था और प्रवीण तरुण से कॉलेज में 1 साल सीनियर था। खैर अब जब उसने ये फैसला कर लिया कि वो खुद को प्रवीण भटेले की पहचान देगा तो बेंगलुरु पहुंचने के 2 दिन बाद ही वो दिल्ली के लिए निकल जाता है और दिल्ली पहुंचकर उस कॉल सेंटर में जाकर वो खुद का परिचय प्रवीण भटेले के नाम से करवाता है। जब वो कॉल सेंटर वाले उसके डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं तो वो कहता है कि वो गलती से अपने सारे डॉक्यूमेंट्स घर ही भूल आया और वो कुछ दिनों में अपने सारे डॉक्यूमेंट्स जमा करवा देगा, और ये कहकर वो वहाँ जॉब करने लगता है। मतलब कि अपनी पत्नी सजनी के मर्डर के कुछ दिनों के अंदर ही वो दिल्ली के एक कॉल सेंटर में जॉब भी करने लगा था
और उधर पुलिस उसे ना मालूम कहां कहां ढूंढ रही थी। खैर, कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक ठाक चला, मगर जब कई दिनों बाद भी तरुण ने अपने डॉक्यूमेंट्स जमा नहीं करवाए और जब तरुण के सारे बहाने खत्म हो गए तो तरुण ने वहां से जॉब छोड़ दी, क्योंकि उसके पास प्रवीण भटेले नाम का कोई डॉक्यूमेंट्स था ही नहीं, तो वो जमा कहां से करवाता। जॉब छोड़ने के बाद उसे एहसास होता है कि सिर्फ ऐसे नाम बदलने से काम नहीं चलने वाला, उसे उस नाम के डॉक्यूमेंट्स भी चाहिए होंगे। और इसलिए इसके बाद वो अप्रैल 2003 में दिल्ली से भोपाल मध्य प्रदेश पहुंच जाता है, जहां उसका कॉलेज का दोस्त यानी असली प्रवीण भटेले रहता था। और प्रवीण जो है वो उस वक्त भोपाल में एक जूडो इंस्टीट्यूट चलाता था। वहां पहुंचकर तरुण प्रवीण से कहता है कि उसका अहमदाबाद में स्कूल के प्रिंसिपल से झगड़ा हो गया है, इसलिए उसने वहां से जॉब छोड़ दी है और अब उसे किसी भी तरह नई नौकरी की जरूरत है। अच्छा, प्रवीण भटेले को उस वक्त तरुण ने जो अपनी पत्नी का मर्डर कर दिया था और वो उस मामले में फरार चल रहा था, उसके बारे में कुछ पता नहीं था, क्योंकि वो साल था 2003 का और ये वो जमाना था जब ना तो इंटरनेट आम था और मोबाइल भी बस इक्का दुक्का लोगों के पास ही थे। लोगों को खबरें ज्यादातर सिर्फ अखबारों के जरिए ही पता चलती थी, और अगर मामला दूसरे राज्यों का हो तो कई बार तो लोगों को पता भी नहीं चलता था कि दूसरे राज्यों में क्या चल रहा है। खैर, एक दोस्त होने के नाते प्रवीण तरुण की मदद करने का फैसला करता है और उसे अपने ही इंस्टीट्यूट में इंग्लिश सिखाने की जॉब दे देता है, क्योंकि तरुण की इंग्लिश बहुत अच्छी थी। इसके बाद अगले 2 महीनों तक तरुण प्रवीण के इंस्टीट्यूट में ही वहां के बच्चों को इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास देता रहा। और जब उसने प्रवीण का भरोसा अच्छे से जीत लिया तो इसी बीच उसी साल जून जुलाई के दौरान उसने किसी बहाने से प्रवीण भटेले के सारे डॉक्यूमेंट्स लिए और फिर मौका पाकर उसकी मार्कशीट, एजुकेशन सर्टिफिकेट, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और पहचान पत्र वगैरह को स्कैन करके उसे खुद की ईमेल आईडी पर सेंड कर दिया। और बाद में उसने उन डॉक्यूमेंट्स में फोटो बदलकर उसे प्रिंट करवाकर अपने पास रख लिया। तो अब उसका भोपाल आने का जो असली मकसद था वो पूरा हो चुका था। और जब उसका मकसद पूरा हो गया तो उसने प्रवीण भटेले से कहा कि वो अब दूसरी जॉब की तलाश में बाहर जा रहा है। और इसी के बाद तरुण जिनराज एक नई पहचान के साथ प्रवीण भटेले बनकर वहां से निकल जाता है। इसके बाद वो वापस दिल्ली आया और इन जाली डॉक्यूमेंट्स की मदद से उसने प्रवीण भटेले बनकर साल 2003 से 2008 के दौरान अगले 5 सालों तक वो दिल्ली, नोएडा और गुड़गांव के अलग अलग कॉल सेंटर और मल्टीनेशनल कंपनी के आईटी फर्म्स में जॉब करता रहा और किसी भी कंपनी को भनक तक नहीं लगी कि उसके सारे डॉक्यूमेंट्स जाली है। साल 2008 में उसका ट्रांसफर दिल्ली से पुणे कर दिया जाता है और अब वो जॉब करने पुणे पहुंच जाता है। जब वो पुणे की कंपनी में काम करने पहुंचा तो उसी दौरान उसकी मुलाकात निशा मेनन से होती है, जो कि उसी कंपनी में काम करती थी। और धीरे धीरे दोनों के बीच अच्छी दोस्ती हो गई और फिर दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। लेकिन तरुण, जो कि अब प्रवीण भटेले था, उसने अपनी असली पहचान निशा को भी नहीं बताई। उसने निशा को अपने पास्ट के बारे में एक मनगढ़ंत कहानी सुनाई और बताया कि वो एक अनाथ है और उसके माँ बाप और भाई की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई थी जब वो बहुत छोटा था। और बचपन से ही उसे उसकी एक आंटी, जिनका नाम अन्नम्मा चाको है, उन्होंने उसे पाल पोस कर बड़ा किया है और वो अभी मंदसौर भोपाल में रहती है, जो कि असल में उसकी असली माँ थी। मतलब कि वो अपनी पूरी जिंदगी एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म जैसी जी रहा था। खैर, उसके पास्ट के बारे में जानने के बाद निशा को भी उससे हमदर्दी होती है और जल्द ही ये दोनों एक दूसरे से शादी करने का फैसला कर लेते हैं, जिसके बाद अगले ही साल यानी साल 2009 में ये दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। तो अब तरुण निशा के साथ भी प्रवीण भटेले बनकर अपनी शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत करता है। इसके बाद वो एक कदम और आगे निकलकर प्रवीण भटेले के नाम के फर्जी डॉक्यूमेंट का इस्तेमाल करके साल 2009 के दौरान पुणे से एक पासपोर्ट भी बनवा लेता है और किसी को कोई शक नहीं होता। यहाँ तक कि वो इस फर्जी पासपोर्ट और डॉक्यूमेंट के जरिए बाद में 2 बार अमेरिका तक हो आता है। कहते हैं कि पूरी दुनिया में अमेरिका का वीज़ा पाना सबसे मुश्किल काम होता है, क्योंकि वो सारे रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स की बहुत अच्छे से जांच पड़ताल करते हैं। लेकिन तरुण ने यूएस एम्बेसी तक को चकमा दे दिया और उन्हें भनक तक नहीं लगी। खैर, शादी के बाद उसका एक बच्चा भी होता है और फिर साल 2012 में वो पुणे छोड़कर बेंगलुरु शिफ्ट हो जाता है, क्योंकि उसकी जॉब बेंगलुरु की एक मल्टीनेशनल कंपनी ओरेकल में लग जाती है, जहां उसे बतौर सीनियर मैनेजर 22 लाख सालाना की सैलरी मिल रही थी। इसके अलावा उसकी पत्नी भी महीने के 50,000 रुपये कमाती थी और उन्हें पैसे वगैरह की कोई कमी नहीं थी। बेंगलुरु आने के बाद वो वहाँ के बीटीएम लेआउट एरिया में एक आलीशान अपार्टमेंट भी खरीदता है, जहाँ वो अपने पूरे परिवार के साथ ऐशो आराम से अपनी जिंदगी बिताने लगता है। तो अब तक तरुण पूरी दुनिया से छिपकर
प्रवीण भटेले के नाम से अपनी जिंदगी बिता रहा था और पूरी दुनिया में उसकी इस नई पहचान के बारे में किसी को कुछ नहीं पता था, ना उसकी बीवी को, ना उसके भाई को और ना ही उसके पिता को। लेकिन पूरी दुनिया में सिर्फ एक इंसान थी जिसे उसके इस राज का पता था और वो थी उसकी माँ अन्नम्मा चाको। अन्नम्मा भी उसके सीक्रेट को सबसे छिपा कर रखती थी और किसी को कुछ नहीं बताती थी। यहाँ तक कि उन्होंने तरुण का सीक्रेट अपने बड़े बेटे और अपने पति से भी छिपा कर रखा था। एहतियात के तौर पर मर्डर के बाद से लेकर अब तक तरुण कभी अपनी माँ से नहीं मिला था, पर वो अक्सर अपनी माँ से बीच बीच में कांटेक्ट करता रहता था और उन्हें अपने बारे में बताता रहता था। लेकिन जब साल 2013 में अन्नम्मा को तरुण से मिले हुए 10 साल बीत जाते हैं और जब उनकी बहू निशा दूसरी बार प्रेग्नेंट होती है, तब वो पहली बार तरुण और अपनी बहू से मिलने की इच्छा जताती है। और क्योंकि तरुण को भी अपनी माँ से मिले हुए इतने साल बीत चुके थे, इसलिए तरुण भी इसके लिए राजी हो जाता है। जिसके बाद ये लोग मर्डर के बाद पहली बार केरला में एर्नाकुलम के डिवाइन रिट्रीट सेंटर में, जो कि कैथलिक लोगों के लिए आश्रम जैसा है, वहां पर मिलने की प्लानिंग करते हैं। इसी के बाद साल 2013 में एक रोज उधर से तरुण अपनी पत्नी और बच्चों को लेकर केरल पहुंचता है, ये बोलकर कि जिन्होंने उसे एक्सीडेंट के बाद पाल पोस कर बड़ा किया है वो उसे मिलवाएगा। और इधर से उसकी मां अन्नम्मा भी केरल पहुंचती है और वो अपने साथ अपने पति यानी तरुण के पिता करुणाकरण जिनराज को भी लेकर आती है। हालांकि वो तरुण के बारे में अपने पति को कुछ नहीं बताती और उनका यह था कि वहां पहुंचकर वो उन्हें सरप्राइज देगी, जो कि उनकी बहुत बड़ी गलती साबित होती है। क्योंकि डिवाइन रिट्रीट सेंटर में तरुण के पिता मर्डर के 10 साल बाद पहली बार जैसे ही तरुण को देखते हैं, उन्हें अचानक से सदमा लगता है, क्योंकि उन्हें तरुण के बारे में कुछ भी पता नहीं था और उनके मन में कई सवाल घूमने लगते हैं कि अगर किसी ने देख लिया तो क्या होगा, मुसीबत आ जाएगी, पुलिस ढूंढ रही होगी। और इसी सदमे में उन्हें उसी वक्त हार्ट अटैक आ जाता है और इसके अगले ही दिन उनकी मौत हो जाती है। खैर, इसके बाद उनका वहीं अंतिम संस्कार किया जाता है और फिर वो सभी लोग वापस अपने अपने घर लौट जाते हैं और तरुण एक बार फिर गुमनामी में अपनी जिंदगी बिताने लगता है। इसके बाद वक्त बीतता है और 5 साल और गुजर जाते हैं और साल 2018 आ जाता है। साल 2018 में सजनी का मर्डर हुए 15 साल बीत चुके थे और इन बीते हुए सालों में तरुण ने पूरा ध्यान रखा था कि कहीं से भी उसकी कोई पहचान बाहर ना आए। उसने ना तो कभी कोई सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाया और उसने अपनी पत्नी को भी ये सख्त हिदायत दे रखी थी कि वो भी उसकी कोई फोटो सोशल मीडिया पर पोस्ट ना करे। शादी पार्टी के दौरान भी वो अक्सर कोई भी फोटो खिंचवाने से बचता था, यहाँ तक कि वो अपने बच्चों के साथ भी कभी कोई फोटो नहीं खिंचवाता था और खुद को लो प्रोफाइल रखने के लिए वो ज़्यादातर नाइट शिफ्ट में ही काम किया करता था। लेकिन वो कहते हैं ना कि कातिल चाहे कितना भी शातिर क्यों ना हो, वो कोई ना कोई गलती कर ही देता है और यही गलती तरुण ने भी की जब उसने एक रात अपनी माँ को अपने ऑफिस के लैंडलाइन नंबर से कॉल कर दिया। हालांकि उसने पहले दूसरे नंबर, जो कि उसकी पत्नी निशा के नाम से रजिस्टर था, उससे भी अपनी माँ को कॉल करने की कोशिश की थी, पर उस वक्त उसकी माँ ने फ़ोन नहीं उठाया था और शायद उसे कोई ज़रूरी बात करनी थी, इसलिए उस रात उसने थोड़ी लापरवाही दिखाई और ऑफिस जाने के बाद रात को अपने ऑफिस के लैंडलाइन नंबर से ही अपनी माँ को कॉल मिला दिया, जो कि उसकी आखिरी कॉल निकली। जहाँ से पुलिस को शक हुआ और पुलिस उसे ढूंढती ढूंढती उसके ऑफिस पहुंच गई और बिल्कुल फिल्मी अंदाज में उसे वहां से गिरफ्तार कर लिया। मतलब कि जैसी सस्पेंस थ्रिलर लाइफ वो जी रहा था, उसका अंत भी सस्पेंस थ्रिलर जैसा ही हुआ। यहाँ पर हमें अहमदाबाद पुलिस की भी तारीफ करनी होगी कि 15 साल निकल जाने के बाद भी वो लगातार लगी रही और 15 साल बाद ही सही आखिरकार उसे गिरफ्तार कर ही लिया। खैर, पूरी कहानी सामने आने के बाद तरुण के ऊपर उसकी पत्नी सजनी के मर्डर का चार्ज लगाया जाता है, जिसके बाद अहमदाबाद के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इसके ट्रायल शुरू होते हैं और तरुण को साबरमती सेंट्रल जेल भेज दिया जाता है। इसके अलावा उधर भोपाल मध्य प्रदेश में भी उसके खिलाफ धोखाधड़ी और जाली दस्तावेजों को बनाने के लिए एक मामला दर्ज किया जाता है, जो कि उसका दोस्त यानी असली प्रवीण भटेले करवाता है और भोपाल के सेशन कोर्ट में भी उसके ट्रायल शुरू किए जाते हैं। तो अब एक ट्रायल उसका अहमदाबाद के कोर्ट में चल रहा था और एक भोपाल के कोर्ट में, और तरुण अपनी रातें गुजरात के साबरमती सेंट्रल जेल में काट रहा था। लेकिन ये कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती और यहाँ से कहानी में एक और मोड़ आता है, क्योंकि अरेस्ट होने के 5 साल बाद तरुण पुलिस और कानून की आंखों में धूल झोंक कर एक बार फिर फरार हो जाता है। दरअसल अक्टूबर 2018 में जब से तरुण गिरफ्तार हुआ था, तभी से वो कई बार कोर्ट में जमानत की अर्जी डाल चुका था, लेकिन हर बार कोर्ट ने उसकी अर्जी को खारिज कर दिया था और ऐसा करते करते 5 साल बीत चुके थे। 5 साल बाद साल 2023 में
वो एक बार फिर अहमदाबाद के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में पहुंच जाता है और इस बार वो इस बिना पर कोर्ट से बेल मांगता है कि उसे अहमदाबाद और भोपाल में अपने वकीलों की फीस की अरेंजमेंट करनी है। इसके अलावा वो कहता है कि उसकी माँ के साथ किसी ने 24 लाख रुपए की धोखाधड़ी भी की है, तो उसे ही क्लियर करने के लिए उसे 20 दिनों के लिए अंतरिम जमानत पर रिहा कर दिया जाए ताकि वो सारे इंतजाम कर सके। लेकिन अप्रैल 2023 में अहमदाबाद की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तरुण की जमानत की याचिका को फिर से खारिज कर देती है। इस बार जब अहमदाबाद के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने तरुण की जमानत याचिका खारिज की तो इसके अगले ही महीने मई 2023 में वो सीधे गुजरात हाईकोर्ट पहुंच गया। हाईकोर्ट में भी उसने जमानत के लिए यही सब ग्राउंड दिए, पर वहां उसने ये भी कहा कि बेंगलुरु में ओरेकल कंपनी से उसे अपने पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड के पैसे भी निकलवाने हैं, जो कि करीब 17-18 लाख रुपए बनेंगे, और वो पैसे निकलवाने बहुत जरूरी है ताकि वो सभी लोगों के पैसे चुका सके और अपने वकीलों की फीस भी दे सके। इस बार गुजरात हाईकोर्ट उसकी याचिका को मंजूर कर लेती है और 20 जुलाई 2023 को उसे बेंगलुरु से पीएफ निकलवाने के लिए 2 हफ्तों की अंतरिम जमानत दे देती है, जो कि 4 अगस्त 2023 से 18 अगस्त 2023 तक की थी। और ये जमानत उसे इस शर्त पर दी जाती है कि बेल के दौरान उसे बेंगलुरु में नज़दीकी पुलिस स्टेशन में लगातार अपनी हाजिरी लगानी है और अपनी करंट लोकेशन की जानकारी देनी थी कि वो अभी कहाँ पर है। तो जमानत मिलने के बाद 4 अगस्त 2023 को उसे साबरमती जेल से रिहा कर दिया जाता है और 19 अगस्त 2023 की दोपहर 12 बजे तक उसे वापस जेल में सरेंडर करना था। लेकिन वो वापस ही नहीं आया और एक बार फिर पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया, जिसके बाद एक बार फिर उसकी तलाश शुरू हो गई। 18 सितंबर 2023 को अहमदाबाद सेशन कोर्ट ने तरुण के खिलाफ नॉन बेलेबल अरेस्ट वारंट भी जारी कर दिया और उधर अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच की एक 5 लोगों की टीम पूरे देश में उसकी तलाश कर रही थी। पुलिस को लग रहा था कि कहीं इस बार भी उसकी तलाश में सालों न लग जाए। हालांकि ऐसा हुआ नहीं और उसके फरार होने के सिर्फ 1.5 महीने बाद ही अहमदाबाद की साइबर क्राइम ब्रांच ने 5 अक्टूबर 2023 को उसे दिल्ली के नजफगढ़ इलाके के एक पीजी से गिरफ्तार कर लिया। और इस बार जब पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया तो तब वो एक तीसरे नाम से वहां रह रहा था। दरअसल तरुण जेल के अंदर रहने के दौरान ही एक नई साजिश रचता है और अपनी एक नई तीसरी जिंदगी की प्लानिंग करता है। इसके लिए उसने सबसे पहले क्या किया कि जेल में रहने के दौरान ही अपना धर्म परिवर्तन कर लिया और ईसाई धर्म को अपना लिया, जिसके बाद उसने खुद को एक नया क्रिश्चियन नाम दिया जो कि था जस्टिन जोसेफ। इसके बाद जब वो 2 हफ्तों के लिए जमानत पर बाहर आया तो पहले तो वो कुछ दिनों तक इधर उधर घूमकर प्लानिंग करता रहा कि अब क्या किया जाए। इस दौरान वो उदयपुर गया, फिर उत्तराखंड गया और वो मंदसौर मध्य प्रदेश में अपनी माँ से भी मिला। और जब उसने पूरी प्लानिंग कर ली तो जमानत की तारीख खत्म होने से पहले वो दिल्ली पहुंच गया। वहां पहुंचकर उसने अपनी पहचान छुपाने के लिए सबसे पहले अपने बाल मुंडवाए और फिर अपनी गर्दन और बाजू पर टेम्परेरी टैटू भी बनवा लिया, क्योंकि उसे पता था कि गायब होने के बाद पुलिस उसकी तलाश शुरू कर देगी और चारों तरफ उसकी फोटो फैल जाएगी। तो खुद को एक नया हुलिया देने के बाद अब उसे जरूरत थी नए डॉक्यूमेंट्स की, और उसके लिए वो सबसे पहले क्या करता है कि दिल्ली के एक पुलिस स्टेशन में जाकर एक एफआईआर दर्ज करवाता है कि दिल्ली आते समय ट्रेन में उसका सारा सामान और डॉक्यूमेंट्स चोरी हो गए। और फिर वो इस एफआईआर के आधार पर जस्टिन जोसेफ के एक नए नाम का एक फर्जी आधार कार्ड बनवाता है, जिसके बाद वो उसी फर्जी आधार कार्ड के बिना पर पहले वो दिल्ली के नजफगढ़ इलाके में एक पीजी में रहने लगता है और फिर एक ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनी में जॉब भी करने लगता है। तो तरुण एक बार फिर जमानत पर रिहा होने के कुछ दिनों के अंदर ही एक नए नाम, एक नई पहचान के साथ एक तीसरी जिंदगी जी रहा था। और अब उसका प्लान था कि वो नेपाल के रास्ते होते हुए ऑस्ट्रेलिया भाग जाएगा, और वो इसलिए क्योंकि तरुण के पकड़े जाने के बाद उसकी पत्नी निशा और उसके दोनों बच्चे ऑस्ट्रेलिया में जाकर रहने लगे थे। इसके अलावा वो दिल्ली के एक क्लिनिक में परमानेंट हेयर ट्रांसप्लांट के सेशन भी ले रहा था और वो अपने टेम्परेरी टैटू को भी परमानेंट करवाने वाला था, ताकि वो अपनी नई पहचान में पूरी तरह से घुल मिल जाए और कोई भी उसे पहचान ना पाए। लेकिन उसका यह पैंतरा ज़्यादा दिनों तक नहीं चला और अहमदाबाद की साइबर क्राइम ब्रांच ने सिर्फ 1.5 महीने बाद ही 5 अक्टूबर 2023 को उसे नजफगढ़ से गिरफ्तार कर लिया और वापस अहमदाबाद ले आई, जिसके बाद उसकी चार्जशीट में बेल जम के चार्जेस भी जोड़ दिए गए। तो कुल मिलाकर ये कहानी एक ऐसे शख्स की थी जिसने वैलेंटाइंस डे के मौके पर अपनी ही पत्नी को तोहफे में मौत दी और अपनी गर्लफ्रेंड को अपनी पत्नी की लाश, और इसके बाद 15 सालों तक वो पुलिस और बड़ी बड़ी एजेंसियों को बेवकूफ़ बनाता रहा। एक नए नाम से नए नए शहरों में रहा, नौकरी की, शादी की, 2 बच्चे पैदा किए और किसी को कोई शक तक नहीं हुआ।
लेकिन एक गलती उसके 15 साल के राज को खोल गया, और अगर उस रात वो लैंडलाइन नंबर से अपनी माँ को कॉल नहीं करता तो शायद अहमदाबाद पुलिस आज भी उसकी तलाश कर रही होती। अभी वो फिलहाल साबरमती की सेंट्रल जेल में बंद है और उसका ट्रायल कोर्ट में चल रहा है। भोपाल में जो उसके खिलाफ धोखाधड़ी का मामला चल रहा था, सितंबर 2024 में उसका तो फैसला आ गया, जिसमें उसको अलग अलग खेप में कुल मिलाकर 19 साल की सजा मिल चुकी है। लेकिन अहमदाबाद के कोर्ट में सजनी मर्डर केस का मामला अभी भी अंडर ट्रायल है, जिसका फैसला आना अभी बाकी है। तो आज की कहानी में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी जानकारी जरूर पसंद आई होगी। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और आप अपनी बात इस मेल आईडी पर मुझे मेल भी कर सकते हैं। तो मैं मिलूंगा अब आपसे अगली कहानी में। तब तक के लिए आप अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।